हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज है थर्ड लेक्चर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का, और हमने एटम तक है ना, मॉलिक्यूल्स तक को डिस्कस कर लिया है। अब आगे हम देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम। लेकिन रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम करने से पहले थोड़ा सा इसका डेफिनेशन वापस से रिवाइज किया जाए। उसके बाद एटम को कैसे करके हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे और उसका यूज केस क्या होएगा उसको समझते हैं। ठीक है, चलो तो पहले समझते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम से पहले हम देखेंगे एटम का डेफिनेशन। एटम ठीक है। सर ये जो एटम है वो कौन है सर, बताइए जरा, हमको समझना है। अरे हमने समझ लिया पहले ही, एटम जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल या फिर स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ हम मैटर बोल सकते हैं, है ना। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सब्सटेंस, या फिर क्या बोल सकते हैं, मैटर, है ना। दैट कैन एग्जिस्ट, दैट मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली but take part in the chemical reaction। क्या ये हमने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, बताओ सर। एटम ऐसा स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता है और कभी कभी कर सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ नोबल गैस, है ना, एटम ऑफ नोबल गैस कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। क्या ये हमने डिस्कस नहीं करा था सर? करा था, हम एकदम टोपा थोड़ी है कि भूल जाएंगे। क्योंकि सर ये जो नोबल गैस है ना सर, ये जो नोबल गैस का जो एटम होता है ना सर, वो स्टेबल होता है सर। इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो स्टेबल होता है। वो ऑलरेडी हमने क्लास 10 तक हमने उसको पढ़ रखा है सर, कि नोबल गैस जितना भी है उसका एटम स्टेबल होता है तो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर लेता है। लेकिन बाकी सब एक्सेप्ट नोबल गैस, बाकी जो भी एलिमेंट है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। समझ में आ रहा है क्या तुमको? ठीक है, वो हमेशा एक दूसरे के साथ जुड़ कर ही रहते हैं। ठीक है सर, समझ में आ गया। तो यहाँ पर हमको दो चीज़ याद रखना है सर। एटम जो है सर स्मॉलेस्ट यूनिट है सर सब्सटेंस का, जो कर भी सकता है इन केस ऑफ नोबल गैस और नहीं कर सकता है बाकी सब में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टेंस। ठीक है सर, एटम को कैसे करके रिप्रेजेंट किया जाए? जैसे कि अगर तुम्हारे पास कोई भी एटम हो तो उसको रिप्रेजेंट ऐसे करके किया जाता है लिखते वक्त। जैसे कि लेट अस टेक एन एटम X। अगर हम X एटम ले तो इसको कैसे करके रिप्रेजेंट करते हैं? इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे करके। ठीक है सर, और उसके बाद यहां पर हम उसको लिखते हैं एटॉमिक नंबर और ऊपर में मास नंबर। क्या ये समझ में आया सर? ये Z जो है सर, Z वो क्या है सर? एटॉमिक नंबर है सर। और ये जो A है, A क्या है सर? मास नंबर। क्या यहां तक हम साथ में हैं? क्या तुमको इतना चमक में आ रहा है सर? अगर हमें, जैसे कि मुझे ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करना है तो मैं ऑक्सीजन को ऐसे करके लिखूंगा सर। ये ऑक्सीजन का एलिमेंट है सर। ये ऑक्सीजन का सिंबल है, इसको क्या बोलते हैं? X इज सिंबल। ये जो X है वो क्या है? सिंबल ऑफ एटम। ठीक है सर, अगर हमें ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करना है तो X लिखेंगे सर, और उसके नीचे जो है एटॉमिक नंबर। बताओ ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है सर? 8 होता है सर, 8। और ऊपर में उसका मास नंबर जो है 16। क्या ये याद आ रहा है तुमको? हाँ सर, ये तो बचपन की बातें हैं, वो हमने सीखा हुआ है पहले ही। ठीक है, अब यहाँ से रिलेटेड एक छोटा सा फॉर्मूला जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। 11 में भी और 10 में भी करता था, और ये तुमको आता होगा शायद। सर कौन सा रिलेशन बताइए? मास नंबर का रिलेशन सर। मास नंबर
जो मास नंबर होता है ना सर, मास नंबर वो किसके बराबर होता है सर? नंबर ऑफ प्रोटॉन सर, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। उसको शॉर्ट में हम लिखते हैं मास नंबर मतलब A इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन मतलब P और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मतलब N। क्या ये तुमको चमका? क्या ये तुमको चमक में आ रहा है कि नहीं चमक में आ रहा? सर समझ में आ रहा है सर। मास नंबर जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिल के बनता है सर, ठीक है। और सर इसका कुछ हिस्ट्री विस्ट्री याद है सर आपको, मतलब कैसे करके ये फॉर्मूला मिला? तो याद रखना सर, एटम में 3 चीज़ होता है भाई। कहाँ लिख दूँ? इधर में कर देता हूँ। देखो एटम में 3 चीज़ होता है सर, एटम में 3 चीज़ होता है। एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन। क्या ये समझ में आ रहा है? हाँ सर। अगर ये राउंड राउंड एटम है ना सर, तो जो न्यूक्लियस है सर वो होता है बीच में। सर कौन सा कलर ले ले? इसको ले लेते। न्यूक्लियस जो होता है वो बीच में होता है, और जो इलेक्ट्रॉन है ना सर वो घूमते रहता है बाहर सर। इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है सर, इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है सर, इलेक्ट्रॉन ऐसे करके घूमते रहते हैं, ठीक है। अगर मैं तुमसे पूछूं मास ऑफ एटम, मास ऑफ एटम, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? सर वन थिंग इज वेरी क्लियर सर, हमने बचपन में पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है। अरे ओ भाई सर, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहा है ना चारों ओर, तबाही मचा रहा है ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नेग्लिजिबल होता है सर, नेग्लिजिबल मास, नेग्लिजिबल मास होता है सर। तो मास किसका होता है? खाली इन दोनों का सर, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का। तो इसीलिए जब हम मास ऑफ एटम कैलकुलेट करते हैं तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को ऐड करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ऐड नहीं करते। वाई सर? बिकॉज दिस इज नेग्लिजिबल सर, इसका मास नेग्लिजिबल होता है। अगर कुछ मास है ही नहीं, बहुत छोटा सा मास है, तो इसको हटा दो, तो फॉर्मूला में खाली P + N आएगा। क्या तुम्हें यह समझ में आ रहा है? हाँ सर समझ में आ गया। एटॉमिक नंबर या फिर एटॉमिक मास या फिर मास नंबर, सॉरी एटॉमिक नंबर बोल गया, एटॉमिक नहीं, एटॉमिक नंबर नहीं, एटॉमिक मास या फिर मास नंबर जो होता है वो इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। क्या तुमको ये समझ में आया? ठीक है सर। अब यहाँ पर एक और बात मैं तुमको बताना चाहता हूँ, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ बैठते हैं सर? इसके अंदर सर, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कहाँ पर बैठते हैं? न्यूक्लियस में सर। तो इसीलिए इन दोनों को टुगेदर बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। ये हमने क्लास 10 में भी सीखा था, जब हमने न्यूक्लियाई चैप्टर किया था, याद है? जहाँ पर अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके करते हैं, वहाँ पर भी मैंने तुमको बताया था सर कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन टुगेदर आर नोन एज न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियंस मतलब प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन टुगेदर। ठीक है, समझ में आ गया? चलो, यहाँ पर जो मैंने बातें बताई है वो बहुत ही बेसिक लेवल का था, क्लास 10 लेवल का था, शायद तुमको समझ में आया है। और अगर तुम चाहते हो कि इसको सिस्टमैटिक तरीके से नोट डाउन करा जाए तो बढ़िया रहेगा, तो बहुत ही बढ़िया है। क्योंकि देखो छोटा मोटा जो चीज़ है ना वो वही डिफरेंस पैदा करता है। अगर तुम छोटी मोटी चीज़ को बढ़िया तरीके से ग्रैप्स कर ले जाओगे ना, तो बाद में जो डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ेगा तो तुम्हें देखना आसान फील होएगा, क्योंकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, बेसिक क्लियर होएगा। ठीक है, तो यहाँ पर तुमको मोटा मोटी क्या आना चाहिए सर? एटम का डेफिनेशन आना चाहिए, और ये याद होना चाहिए सर कि नोबल गैस का एटम जो है इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है बिकॉज दे आर स्टेबल। एंड नेक्स्ट सर, ऐसे करके हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ऊपर में मास नंबर, नीचे एटॉमिक नंबर, कोई शक वाली बात नहीं है सर। और जैसे कि यहाँ पर मैंने ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करा है सर, है ना? ये क्या है सर? यहाँ पर मैंने क्या करा है? ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करा है सर। ठीक है सर। और नेक्स्ट यहाँ पर मैंने बताया सर एटम में 3 चीज़ होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है, मतलब कुछ होता ही नहीं सर, काम ही नहीं करता है। और ये मैंने एटम का डायग्राम बनाया, रफ सा डायग्राम है। बीच में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में कौन प्रेजेंट होता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। एंड प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। ठीक है सर, तो यही है सब। अब आगे बढ़ते हैं, शायद तुमको समझ में आया। ठीक है, चलो सर। देखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम में सर एटॉमिक नंबर हमको 20 तक तो याद है ना, क्लास 10 में करे हो कि नहीं करे हो? सर करे हैं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, हमको आता है, हम एक्सपर्ट है सर
एक्सपर्ट। क्या हमें ये क्लास 10 में ही आता था 20 तक? एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन आता है सर। तो ध्यान से देखो सर, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है सर? हाइड्रोजन। कलर चेंज कर लेता सर। क्या लिखा हुआ इधर में सर? हाइड्रोजन लिखा है, हीलियम लिखा है, लिथियम लिखा है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो एटॉमिक मास कितना होएगा बताओ? याद है क्या एटॉमिक मास हाइड्रोजन का? अब तो याद करना पड़ेगा भाइयों, अब तो याद करना पड़ेगा सर। 1 होएगा सर। रेड कलर नहीं दिखता है क्या? चलो, क्या होता है सर? 1। ठीक है सर। सर हीलियम का एटॉमिक मास कितना होएगा सर? 4 होएगा सर। कोई दिक्कत नहीं, ये आता है सर, हम क्लास 10 में सीखे हैं सर। सर लिथियम का होता है 7। लिथियम का होता है 7। बेरिलियम का होता है सर बेरिलियम सर 9 होता है सर। बेरिलियम का 9 एटॉमिक मास 9 होता है सर। बोरोन का सर कितना होता है बताइए जरा? बोरोन का जाना जाए सर 11 होता है सर। ठीक है सर। कार्बन का कितना होता है? याद कर लो भाई मेरे साथ सर, 12 होता है सर। कार्बन तो फेमस है सर, कार्बन तो लाजवाब है सर। इसको सर्कल कर लेते, काहे लाजवाब है बाद में पता चल जाएगा तुमको। सर नाइट्रोजन का तो 14 होता है सर। ये तो फेमस था, क्लास 10 में भी काफ़ी धूम मचा है नाइट्रोजन ने। सर ऑक्सीजन का बताइए सर। ऑक्सीजन का होता है 16 सर। फ्लोरीन का सर 19 होता है, और लास्ट में नियोन का 20। सर ये है आपका एटॉमिक मास। चलो, कोई दिक्कत वाली बात है क्या? बताओ भैयू, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर? काहे हो गई दिक्कत वाली बात सर? चलो, अब नेक्स्ट क्या सर? इसका रिप्रेजेंटेशन भाई, रिप्रेजेंटेशन सर हाइड्रोजन को कैसे करके रिप्रेजेंट किया जाए ये बताइए सर। एटॉमिक नंबर को नीचे लिखते हैं क्या? हाइड्रोजन, ऊपर में एटॉमिक मास, नीचे में एटॉमिक नंबर। हीलियम को सर He, नीचे में एटॉमिक मास, ऊपर में एटॉमिक नंबर सर। ओ सॉरी, उल्टा कर दिए भाई सर। नीचे में एटॉमिक नंबर और ऊपर में एटॉमिक मास सर। लिथियम का सर नीचे में एटॉमिक नंबर, ऊपर में एटॉमिक मास सर। कर ले जाओगे भाई सर। बेरिलियम का सर नीचे में एटॉमिक नंबर और ऊपर में एटॉमिक मास सर। बोरोन का जो है नीचे में एटॉमिक नंबर, ऊपर में सर एटॉमिक मास सर। कार्बन का नीचे एटॉमिक नंबर, ऊपर में एटॉमिक मास सर। नाइट्रोजन का बताइए सर। नाइट्रोजन नीचे में एटॉमिक नंबर, ऊपर में एटॉमिक मास। ठीक है सर। ऑक्सीजन का बताइए सर। ऑक्सीजन का बताओ भाई सर। ऑक्सीजन का जो है नीचे हो जाएगा 8, ऊपर में है 16, क्योंकि ऊपर में हम लोग एटॉमिक मास को लिखते हैं सर। नेक्स्ट फ्लोरीन में नीचे में 9, ऊपर में 19 सर। काहे सर? 19 एटॉमिक मास है और 9 जो है एटॉमिक नंबर सर। लास्ट का नियोन में जो है नीचे में 10 होएगा, ऊपर में 20। क्या ये समझ में आ रहा तुमको? ठीक है सर, समझ में आ रहा। अब यहाँ पर मैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ जो आगे काम लगेगा तुमको, जो है सर, क्या काम लगेगा सर? वो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये दोनों जो है ना भाई, ये बराबर होता है। दिस इज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर। ओहो सर, आपने क्या ही बोल दिया सर, दिल खुश हो गया सर। मतलब यहां पर जो है हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है भाई बताओ? हीलियम का एटॉमिक नंबर सर 2 है। मतलब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होएगा और 2 प्रोटॉन होएगा। बोलो, समझ में आया? हाँ सर, समझ में आया। दूसरा सर, अगर मैं तुमसे पूछूं कि कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होएगा बताओ, तो यहां देखोगे सर, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है ना सर, तो कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन। क्या तुमको ये समझ में आ रहा है? हेलो बेटे, अगर मैं तुमसे पूछूं फ्लोरीन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होगा बताओ, तुम बोलोगे सर 9 इलेक्ट्रॉन होगा और प्रोटॉन भी 9 होगा, दोनों ही बराबर होगा। बोलो, तुमको समझ में आया? हाँ सर, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं सर। आगे ये तुम खुद कर लेना, ठीक है? मैं मास नंबर लिख देता हूँ।
आगे तुम रिप्रेजेंटेशन करके बढ़िया तरीके से होमवर्क कर लेना उसको, इम्पॉर्टेंट है भाई। सर कहाँ इम्पॉर्टेंट, ये सब फालतू क्लास 10 लेवल का है। हाँ भाई, क्लास 10 लेवल में ही मुंह तोड़ जाता है भाई, यही है जो मुंह तोड़ देता है। बाकी तो हम कर लेते हैं कि हाँ चलो भाई एडवांस से कर लेते हैं, लेकिन यही जो है ना छोटा मोटा चीज़ है वहीं पर मुंह गिर जाता है भाई, ठीक है, रायता फैल जाता है। चलो इधर आओ, इसका जो होता है वो 23 होता है एटॉमिक मास, है ना। मैग्नीशियम का 24 होता है, एल्यूमिनियम का 27 होता है, उसके बाद सिलिकॉन का 28 होता है, फॉस्फोरस का 31 होता है, सल्फर का 32 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है, आर्गन का 40 होता है, ये थोड़ा सा याद कर लेना। पोटासियम का 39 होता है और कैल्शियम का भी 40 होता है। ये थोड़ा याद करने वाला चीज़ है कि इन दोनों का एटॉमिक मास जो है वो बराबर होता है, ठीक है। क्या इतना तुमको समझ में आ गया? ठीक है, अब यहाँ से मैं एक क्वेश्चन बनाऊंगा जो है ना आगे काम लगेगा, जहाँ आप तुम अप्लाई करोगे न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं तुमसे पूछूं कि हाउ मेनी न्यूट्रॉन is present in one atom of argon। ये तो मैंने 1 एटम पूछ लिया, लेकिन एग्जाम में थोड़ा सा डिफिकल्ट करने के लिए वो 2 एटम 3 एटम है ना, 16 एटम 9 × 10⁻³ एटम ऐसा करके वो लोग पूछ देते हैं। चलो ये बताओ भाई, सर इसको डिकोड कर ले सर, बहुत इजी है सर, अगर हम बेसिक समझ ले जाए तो इसको सॉल्व करना बहुत इजी है। देखो ध्यान से, देखो क्या पूछा है, हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 एटम ऑफ आर्गन। ठीक है सर, हमको क्या क्या आता है लिख देते हैं सर। आर्गन का जो है एटॉमिक नंबर क्या होता है बताओ, आर्गन को ऐसे करके लिखते हैं। एटॉमिक नंबर क्या होता है आर्गन का सर, यहाँ पर देखिए सर 18 है सर, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 और मास नंबर सर 40। ठीक है सर उसके बाद तो यहाँ से हमको क्या क्या डाटा मिलता है, यहाँ से हमको क्या क्या डाटा मिलता है बताओ सर। वेरी सिंपल सर, क्या ही बच्चों वाली क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हम तो अब एडवांस जेई नीट का प्रिपेयर कर रहे हैं सर, क्या ही बात करें। तो यहाँ पर जो है क्या दिया हुआ है, एटॉमिक नंबर दिया हुआ है। एटॉमिक नंबर कितना है 18, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 18 होगा और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 18 होगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और मैंने तुमको एक फॉर्मूला बताया था, एक बहुत ही बेहतरीन सा फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला, तो इसको वहाँ पर देखते हैं कि कैसे करके अप्लाई किया जाए। तो वी नो तुमको पता हो कि ना हो, है ना, लेकिन लिखना तो पड़ेगा। वी नो कि एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। सर एटॉमिक मास तो 40 है सर, ये तो याद करना पड़ेगा, कोई दूसरा चारा है ही नहीं सर। ठीक है सर 40 है सर। उसके बाद प्रोटॉन कितना है सर 18 है सर, प्लस न्यूट्रॉन तो फाइंड करना है सर, इसको इधर लेके आओ। तो 40 माइनस 18 इक्वल्स टू न्यूट्रॉन। अब इसको माइनस करो, कितना आएगा बोलो, 22 आएगा क्या भाई? अरे यार ओ 22 आएगा क्या? तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना है सर 22 न्यूट्रॉन्स है। अब ये एक एटम के लिए है, अब तुमको जितना एटम बोलेगा उससे मल्टीप्लाई कर दो, समझ में आया? अगर तुमको बोलेगा 2 एटम में कितना न्यूट्रॉन्स, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो ना भाई, किसने रोका है, 44 आ जाएगा, है ना। अगर 6 बोलेगा तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो ना। नहीं समझ में आ रहा? समझ में आ गया सर, ये तो फालतू का चीज़ है, इसमें क्या ही दिक्कत लेना है ना। चलो क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? हाँ सर समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं भाई, ये वाला क्वेश्चन को थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना, ये बहुत बेसिक लेवल में है, इसी को एडवांस करा देते हैं नंबर को इधर उधर करके। ठीक है चलो आगे बढ़ो। सर थोड़ा सा कैटायन एनायन के बारे में बता दीजिए सर, तो जिंदगी शायद मेरा सफल हो जाएगा। तो देखो कैटायन एंड एनायन कुछ नहीं है, वो लोग हैं एटम जिसके ऊपर चार्ज रखा हो। देखो इसको हम आयन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आयंस, सर आयंस क्या है बताइए? अरे बैठे ओ बैठे भाई ओ बैठे, आयंस मतलब एटम कैरिंग चार्जेस,
एटम कैरिंग चार्ज। अगर कोई भी एटम के ऊपर, जैसे कि मेरे पास ये एटम है, उसके अगर ऊपर कोई चार्ज लगा हो, है ना, उसके ऊपर क्या लगा हो, चार्ज, तो हम उसको आयंस बोलते हैं। आयंस मतलब एटम जिसके ऊपर चार्ज रखा हो। क्या इतना दिमाग में चमका? हाँ सर चमका सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, आराम से चमक गया सर। अब ध्यान सुनो नेक्स्ट। सर ऐसा हो सकता है क्या सर, ऐसा हो सकता है क्या कि ये जो पॉजिटिव वाला एटम है उसको हम कुछ नाम दे जाए? हाँ दे दो ना भाई, कौन रोका। इसको बोलते हैं कैटायन, ठीक है, और ये वाले को बोलते हैं एनायन। तो कैटायन का डेफिनेशन क्या हो जाता है? आयंस हैविंग पॉजिटिव चार्ज, उसको हम क्या बोलते हैं? कैटायन बोलते हैं। और एनायन मतलब आयंस हैविंग नेगेटिव चार्ज, उसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बेटे? एनायन बोलते हैं भाई, बोलो एनायन बोलते हैं सर, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल सर ये आयंस फॉर्म कैसे होते हैं बताइए सर। हाउ इज आयंस फॉर्म? ये लाइट थोड़ा पीछे हो गया क्या? ठीक है, हाउ इज आयंस फॉर्म। तो ये जो आयंस है वो कैसे फॉर्म होता है सर? आयंस जो है ना सर, अभी आपने बोला सर एटम कैरिंग चार्ज, उसको हम आयंस बोलते हैं। तो एटम के ऊपर चार्ज आ रहा है सर, तो ध्यान से सुनो सर। अगर हम कोई भी एटम ले ले ना सर, अगर हम कोई भी एटम ले ले और उस एटम से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन या फिर इलेक्ट्रॉन को लूज करा दे, है ना, ऐसे करके नहीं लिखते हैं। एटम अगर क्या करेगा सर, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। एटम क्या करेगा सर? लूज इलेक्ट्रॉन। सर तो एटम क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है सर। अगर ये एटम है तो इसके पास कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होएगा। सर अगर ये जो है एटम है तो इसके पास कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होएगा। लेट अस से इट इज, लेट अस से मान लो ना कि 5 है, मान रहा हूँ भाई, बस मान रहा हूँ, ठीक है। चलो, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितना रहेगा सर? 5। सर अभी हमने सीखा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, है ना। जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होएगा उतना ही प्रोटॉन भी होएगा। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो जो यहाँ पर एटम बनेगा उसका जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कितना होगा? मान लो कि 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, 1 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया, तो इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा सर? 4। नंबर ऑफ प्रोटॉन सर वो तो सेम का सेम ही रहेगा, 5 ही ना रहेगा, चेंज थोड़ी होगा सर। क्या बात कर रहे हो सर? जो प्रोटॉन है वो एटम के बीच में बैठा होता है तो वो थोड़ी निकल के भागेगा, है ना। 1 इलेक्ट्रॉन निकला है तो 4 हो जाएगा। अब कौन जीता? न्यूट्रलिटी था यहाँ पर, तो न्यूट्रल था ना भाई एटम। यहाँ पर एटम क्या था बेटे बताओ सर? एटम जो है ना सर न्यूट्रल था सर। एटम वॉज न्यूट्रल, एटम वॉज न्यूट्रल, एटम वॉज न्यूट्रल सर, न्यूट्रल, ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव। लेकिन यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन कम और प्रोटॉन ज़्यादा हो गया तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लग जाएगा। ये न्यूट्रल नहीं होएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है सर, समझ में आ गया? आगे बताइए सर। इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। ठीक है सर, अगर एक मेरे पास एटम है, ठीक है सर, अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया बताओ, ठीक है, और यहां पर जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मान लो 5, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितना होएगा? 5। अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो जो एटम बनेगा ना बेटे, ओ बेटे, जो एटम बनेगा उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो कितना हो जाएगा? 6। नंबर ऑफ प्रोटॉन तो 5 का 5 ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गया सर, इलेक्ट्रॉन का नंबर ज़्यादा है प्रोटॉन का कम, तो ये नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। क्या ये तुमको दिमाग में चमका? हाँ सर, चमका ही नहीं सर, बमका भी सर। नहीं, बमका क्या होता है? इसको बोलते हैं कैटायन। कैटायन मतलब सर एटम कैरिंग पॉजिटिव चार्ज, और ये जो है बना वो है एनायन।
क्या ये बहुत ही बेसिक लेवल नहीं है सर? बहुत बेसिक लेवल है, लेकिन आप काहे करा रहे हैं? जेई कराइए सर। अरे भट्टे बैठे भाई, अगर तुम्हारा बेस ही स्ट्रांग नहीं है तो एडवांस कराऊंगा, ढह जाएगा भाई बिल्डिंग। ठीक है, तो प्रॉपरली समझते हुए जाएंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है भाई, आराम से सिखाऊंगा, इतना सिखाऊंगा कि मज़ा ही आ जाएगा। थोड़ा थोड़ा धीरज रखो, पेशेंस रखो, है ना। बढ़िया बढ़िया जेई नीट का क्वेश्चन भी कराऊंगा, बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है सर, आगे बढ़िए सर। नेक्स्ट हमको कुछ कैटायन एनायन का जो है चार्ज वैलेंसी याद होना चाहिए। कैटायन एनायन का क्या याद होना चाहिए? वैलेंसी। ठीक है सर, देखिए अब देखो, आज ही पूरा रट तो नहीं जाएगा, मैं मानता हूँ और ये जानता भी हूँ, लेकिन कुछ कुछ देखला रहेगा तो बढ़िया रहेगा, है ना। मैंने क्लास 10 में ही कुछ एटम का तो सिखाया था तुमको, है ना। चलो देखो सर, ये कौन है? दिख रहा है क्या तुमको रिकॉर्डिंग में? पता नहीं, यहाँ तो धुंधला धुंधला दिख रहा है सर। ये जो है हाइड्रोजन है सर। हाइड्रोजन का जो वैलेंसी होता है वो H+ होता है सर। ठीक है, सिल्वर सर, सिल्वर भी H+। ये सब मोनोवैलेंट है, यहाँ लिखा होगा कहीं पर, मोनोवैलेंट जिसका एक वैलेंसी हो प्लस चार्ज में। सर ये सोडियम है सर, Na+। सर ये पोटासियम है सर, K+। ये एमोनियम है सर, NH4+। ये हमने एमोनिया चैप्टर में सीखा था क्लास 10 में, एमोनियम बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? एमोनियम। सर ये क्यूप्रस। अब देखो, दो वर्ड तुमको बहुत मिलेगा, वो है OUS, नहीं दिख रहा है शायद। दो वर्ड तुमको बहुत मिलेगा और परेशान करेगा तुमको, OUS और IC, इक। OUS जो होता है ना, वो छोटा नंबर वाला होता है, ठीक है, छोटा नंबर वाला। अभी नहीं समझ में आएगा सर, आप क्या छोटा नंबर वाला बोल रहे हैं बताइए, अभी नहीं समझ में आएगा, लेकिन जब मैं दिखाऊंगा तुमको तब समझ में आएगा। लेकिन ये याद रख लो कि OUS मतलब छोटा नंबर, इक मतलब बड़ा नंबर, बड़ा नंबर वाला। मैंने कैसे करके याद करा था पता है? मैंने ऐसे करके याद करा था कि OUS में 3 लेटर है, बहुत बड़ा, लेकिन यहाँ पर होता है छोटा। और इक मतलब बहुत छोटा है लेकिन होता है बड़ा। इक मतलब दो ही अल्फ़ाबेट से मिलके बना इक, छोटा लेकिन बहुत बड़ा होता है। ऐसे करके मैंने याद किया था। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। अब तुम जैसे करके याद करो, तुम्हारा मर्जी है ना, सबका अपना अपना तरीका होता है। देखो यहाँ पर क्या लिखा, OUS। अब जो कॉपर है ना भाई, देखो ध्यान से, जो कॉपर है, यार ये रेड कलर नहीं दिखता है ब्लैक में। जो कॉपर है उसका 2 वैलेंसी पॉसिबल है, एक पॉसिबल है +1 और दूसरा पॉसिबल है +2। तो जब हम +1 को लिखेंगे तो उसको OUS करके लिखेंगे, और जब +2 को लिखेंगे उसको IC, इक करके लिखेंगे। ठीक है, क्यूप्रिक में +2 होता है, शायद आगे में होगा क्या, क्यूप्रिक है कहीं पर, नहीं है, चलो Cu+, क्यूप्रस है। देखो औरस में AU है, मर्क्यूरस H+। ठीक है सर, लिथियम Li+। देखो यहाँ पर बेरियम, ये तो सब याद करना पड़ेगा ऊपर का सब, ये बेरियम Ba2+। चलो कौन सा याद करना है, फेरस। देखो यहाँ पर OUS है तो Fe2+, अगर इक होता तो Fe3+ होता। यहाँ पर भी लिख देता हूँ आयरन जो है, मतलब वो भी 2 पॉसिबल है, एक +2 में पॉसिबल है, एक +3 में पॉसिबल है। जब +2 होता है तो OUS होता है, छोटा नंबर वाला, और जब 3 होता है तो IC, इक, फेरिक होता है। देखो यहाँ पर Fe2+ है तो इसका नाम क्या है, फेरस। अब आगे देखना, 3+ में देखो फेरिक है तो Fe3+। ठीक है, देखो ऑरिक 3+ आ गया, वो AU गोल्ड जो है वो 2 पॉसिबल है, एक +1 एक +3। इसमें OUS आ गया था और इसमें IC, इक आया। देखो क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? ठीक है, ये याद कर लेना, जो मैंने हाईलाइट करा है वही याद करना, लेकिन आस्ते आस्ते सब याद हो, ये मैं मानता हूँ और जानता भी हूँ, है ना, और होना भी चाहिए, काहे नहीं होना चाहिए। चलो नेक्स्ट देखो, नाइट्राइट है ना, नाइट्रेट 8, नाइट्रेट NO3 है ना। उसके बाद ऑक्सालेट। देखो ऑक्सालेट का क्या है, ये C2O4 2-, ऑक्सालेट ये आएगा आगे में, इसीलिए मैं बताऊं। सल्फेट SO4 2-, है ना। चलो आगे, एल्यूमिनेट, ये सब है भाई। ये देखो फोस्फाइड, ठीक है,
फॉस्फेट, फॉस्फेट PO4 3-। इसको याद कर लेना भाई, इसमें कुछ समझाने वाला ही नहीं। ये सब तुमको क्लास 12 में जो है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जब आएगा तब डिटेल में समझ में आएगा। अभी देखेला लगे, सुनेला लगे, बस इतना ही काम है अपना। ये सब क्वेश्चन को करते हैं। सर वो सब याद काहे करे सर, बताइए सर। हम टाइम पास करने के लिए तो नहीं करेंगे, अगर कुछ रीजन हो तो बताओ सर। देखो भाई, अगर तुम वो टेबल को ध्यान से याद कर ले जाओगे ना तो ये सब क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ईजी होएगा सर। ईजी होएगा सर, कैसे बताइए तो ध्यान से सुनो सर। पहला क्वेश्चन क्या है सर? सर पहला क्वेश्चन है सिल्वर नाइट्रेट सर, नंबर 1 सिल्वर नाइट्रेट है सर। तो सिल्वर का जो है वो है सर Ag प्लस, नाइट्रेट जो है सर NO3 माइनस है सर। अब सर यहाँ पर जो है हमको ऊपर नीचे करना है सर, कदमों में दुनिया, याद है क्लास 10 में सिखाया था सर। तो ये हो जाएगा AgNO3। तो ये है अपना सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है सर, इतना तो चमका दिमाग में। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट नंबर क्या है सर हमारे पास? 2 नंबर क्या है सर? सोडियम फॉस्फेट है सर, सोडियम फॉस्फेट सर, सोडियम फॉस्फेट है सर। अब सर सोडियम को हम लिखते हैं Na प्लस, और फॉस्फेट को क्या लिखते हैं बताओ? फॉस्फेट को क्या लिखते हैं? फॉस्फेट को सर PO3 माइनस लिखते हैं क्या सर? सॉरी PO4 3 माइनस लिखते हैं क्या? अरे अभी तो बताया था मैंने भाई, कहाँ पर सर? फॉस्फेट सर PO4 3 माइनस है ना? हाँ सर, आगे बढ़ो सर। अब क्या करें सर? सर कदमों में दुनिया सर, इधर उधर कर देना है। Na के नीचे आएगा 3 और PO4 में 1 आएगा, तो 1 आने से तो कुछ चेंजेस नहीं होएगा 4 में। ठीक है सर, समझ में आया। तो ये जो है अपना वो है सोडियम फॉस्फेट। ठीक है सर, आगे बढ़िए सर। ओहो मजा ही आ जा रहा है सर। 3 नंबर सर, 3 नंबर मैग्नीशियम नाइट्राइड है सर। सर मैग्नीशियम मतलब तो सर Mg2+ होता है ना सर? हाँ, और नाइट्राइड कलर नहीं दिख रहा है क्या? चलो पूरा ही लिख देते हैं, मैग्नीशियम नाइट्राइड। सर मैग्नीशियम नाइट्राइड में ना सर मैग्नीशियम नाइट्राइड में Mg2+ होता है, और नाइट्राइड जो होता है वो होता है 3-। सर नहीं पता हमको, देखो कहाँ गया नाइट्राइड? इधर भी होगा कहीं पर। हाँ ये देखो, नाइट्राइड क्या लिखा है सर? सर नाइट्राइड लिखा है सर 3-। ओह ठीक है सर। तो अब सर ये जो है वो नीचे आएगा और ये जो है वो इधर आएगा, तो ये हो जाएगा Mg3N2। तो ये जो बना वो बना अपना मैग्नीशियम नाइट्राइड। हेलो, सबको चमका कि नहीं चमका? सर चमक रहा है सर। अब नेक्स्ट सर कैल्शियम फॉस्फेट सर, क्या है सर? कैल्शियम फॉस्फाइड सर, कैल्शियम फॉस्फाइड। सर कैल्शियम फॉस्फाइड का क्या होएगा? सर कैल्शियम जो है सर वो तो है 2+, और जो फॉस्फाइड है ना सर वो है PO3 3-। सर कैसे पता चला? अरे यहीं टेबल पर है, कहाँ गया? देखो फॉस्फाइड सर, फॉस्फाइड PO3 3-। ठीक है, तो यहीं से तुमको ढूंढ के वहां पर बनाना है सर। सर कैसे बनाए? सर ये जो है सर वो नीचे चला जाएगा भाई, ये जो है नीचे चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा कैल्शियम 3 PO3 सर, ये 2 जाएगा ऐसे करके, ऑल 2 समझे? PO3 में पूरा 2 जाएगा, तो ऐसे करके लिखना होगा। ठीक है, क्या समझे? ठीक है सर। तो ये जो बाकी का क्वेश्चन है ये सब खुद से ट्राई करना। ठीक है, और इसका जो है मुझे चाहिए कंपाउंड का नेम ऐसे करके सर। और बनाना कैसे है सर? वो टेबल के हेल्प से। क्या इतना तुम कर पाओगे? कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट क्लास में मैं इसको भी डिस्कस करूंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम खुद अपने हाथों से है ना थोड़ा सा रगड़ो कॉपी में, ताकि थोड़ा सा समझ में आए कि कैसे करके किया जाता है ना? तो लिखोगे तो समझोगे तो मजा आएगा आगे में। ठीक है सर, तो ये मैं तुम्हें एज अ होमवर्क दे रहा हूँ, और अगर कुछ भी डाउट हो तो पूछना मेरे को, है ना? और नेक्स्ट क्लास में तो ऑब्वियसली इसको करेंगे ही। ठीक है, तो ये होमवर्क ले लो। चलो नेक्स्ट क्या है सर? क्लासीफाई द फॉलोइंग होमो एटॉमिक। ओ भाई ये याद है कि भूल गए भाई? आता है एग्जाम में यहाँ से। ठीक है,
ठीक है, होमो एटॉमिक हेटेरो एटॉमिक पूछ लेता है भाई जेई में भी, ऐसे नहीं कि सर ये तो थोड़ा सा बेसिक हो गया, बेसिक को ही पूछता है क्योंकि स्टूडेंट इस पर ध्यान ही नहीं देता है। ठीक है सर, कैलकुलेट द एटोमिसिटी, सर इसका एटोमिसिटी नंबर वन कौन है सर, P2O5 सर, फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड, याद है ये क्लास 10 में था, याद है, चलो भूल गए तो कुछ नहीं, आगे बढ़ो। सर इसका एटोमिसिटी बोल रहा है सर, तो यहाँ पर देखो फॉस्फोरस का कितना एटम है, 2 एटम, ऑक्सीजन का कितना एटम है सर, 5 एटम, सो टोटल एटम, ओ बेटे टोटल एटम कितना हुआ, 5 + 2 विच इज 7, देयरफॉर एटोमिसिटी कितना होगा, 7 होगा। ठीक है, तो एटोमिसिटी मतलब क्या था भाई, एटोमिसिटी मतलब क्या था, मैंने बताया कि नहीं बताया सर, बताए हैं सर। एटोमिसिटी मतलब नंबर ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल, इन अ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल्स, किसका मॉलिक्यूल्स, किसी का भी, ऑफ एटम, सॉरी ऑफ एटम बोल दिया, ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड। ठीक है, तो ये याद करना भाई, एटॉमिसिटी मतलब सर नंबर ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल्स, कि एक मॉलिक्यूल में कितना एटम है सर। सर इसका बताइए सर। ओके, ये हेटेरो एटॉमिक है कि मोनो एटॉमिक है, बताओ सर इसमें फॉस्फोरस का एटम भी है, ऑक्सीजन का एटम भी है, 2 डिफरेंट एटम है, तो ये हो जाएगा हेटेरो एटॉमिक, या फिर इसको बोलते हैं एटम ऑफ अ मॉलिक्यूल, सॉरी एटम ऑफ अ कंपाउंड। ठीक है सर, नेक्स्ट एसिड सर जो है सल्फर का 8 एटम है सर। ठीक है, तो एटोमिसिटी 8 ही होएगा, टोटल नंबर ऑफ एटम 8 है, तो एटोमिसिटी 8 ही होएगा। हाँ सर 8 ही होएगा सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये होमो एटॉमिक है कि हेटेरो एटॉमिक, सर एक मॉलिक्यूल्स में एक ही टाइप का एटम है, तो ये होमो एटॉमिक हो गया। ठीक है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं कि एटम ऑफ एन एलिमेंट, ये एटम ऑफ कंपाउंड था, ये एटम ऑफ एलिमेंट है। ठीक है, और ये 3 नंबर वाला तुम खुद से करना, इसको होमवर्क कर देते हैं। ठीक है, ये होमवर्क, और तुमको जान के खुशी होएगा कि ये जो है ना भाई, ये हीरो होता है क्लास 2 में, इसका खुद का अपना ऑरा होता है। क्लास 12 में, 2 में बोल दिया, 12 में इसका खुद का ऑरा है ना, बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो पूरा ऑरा है। तो ये होमवर्क एज अ होमवर्क ले लो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, चलो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वो जो है नेक्स्ट लेक्चर से चालू करते हैं। ठीक है, चलो थैंक यू गाइस।